हेलो नमस्कार, मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश की जो हमने श्रृंखला थियरी वाली श्रृंखला स्टार्ट की है उसका यह पार्ट 18वां है। जिन साथियों ने पूर्व के 17 वीडियोज़ को नहीं देखा है उन्हें जाके आप देख लीजिए। उन सभी वीडियोज़ को इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अरेंज कर दिया गया है। और साथियों, हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई एक प्रश्नों की श्रृंखला भी स्टार्ट की है, जिनमें जो प्रश्न होते हैं वो यही थ्योरी वाले श्रृंखला के ही द्वारा बनाए गए होते हैं। तो आप उन्हें भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के कंटेंट को। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या क्या देख लिया है। आर्थिक नियोजन, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हमने बीच में ब्रेक करके, मतलब हमने जो है योजनाएं पढ़ रहे थे ना, सरकार, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन बीच में हमने पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जो योजनाएं हैं वो इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच बीच में आती रहेंगी। और ऐसे जब बीच बीच में आती रहेंगी तो हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और उसके बाद हमको समझाने भी आसानी होगी। इस वजह से हमने पहले पढ़ा दिया उसको। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक पे हम शुरू करते हैं दोस्तों, हमारा पहला कार्यक्रम है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ये 1973 में आया था। 1973-74 में आया था। ठीक है, 1973 में आया था। अब देखिए क्या हुआ था इसमें दोस्तों। सूखा प्रवण क्षेत्र, प्रवण का सबसे पहले मीनिंग बताते हैं। जैसे प्रोन होता है, प्रोन का मतलब समझे नहीं समझे। देखिए, जैसे आप कहीं रोड पे जाते हैं तो इससे लिखा रहता है एक्सीडेंटल प्रोन एरिया। ठीक है ना। तो अब प्रवण का मतलब ये हो गया संभावित क्षेत्र। जैसे एक्सीडेंटल प्रोन एरिया का मतलब होता है जहाँ पे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, वैसे ही सूखा प्रवण क्षेत्र का मतलब सूखा बाहुल्य क्षेत्र। ठीक ना, अब समझ गए होंगे आशा करते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 1973-74, माने ये एक जो वित्तीय वर्ष होता है 1973-74 में लागू किया गया था। ठीक है, एकीकृत विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। एकीकृत विकास कार्यक्रम का मतलब पूरे संपूर्ण भारत में, जितना ये संपूर्ण भारत ऐसे जो बनता है सब में लागू किया गया था। ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले में लागू किया गया है। ठीक है ना। कार्यक्रम को भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधन के संरक्षण और विकास तथा दोहन द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए, बहाल करने का मतलब उसको जो सुदृढ़ बनाने के लिए, बहाल करने के लिए दीर्घकालिक उपायों के रूप में पेश किया गया। समझे इसका मतलब। जैसे इस जो कार्यक्रम है इसका जो डेवलप करने, इसको स्थापित करने, इसको शुरुआत करने का क्या हम लोग का मोटिव था। भूमि को फायदा दिया जाए, जल का संसाधन, जल संसाधन का विकास किया जाए, पशुधन की बेहतरीकरण किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ मानव संसाधन का व्यवस्था किया जाए। ये सब का व्यवस्था करने के लिए इस वाले जो है कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है ये वहाँ का जो, जिससे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग राजस्थान ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि मानव संसाधन का मतलब एक ह्यूमन है, अगर वो टैलेंटेड है, मतलब किसी चीज़ का टैलेंटेड का मतलब स्किल्ड है, तब कहा जाएगा कि वो मानव, केवल मानव ही नहीं, वो मानव संसाधन है। लेकिन अगर वो कोई चीज़ में निपुण नहीं है तब वह बस केवल और केवल मानव कहा जाएगा। तो जो सूखा प्रवण क्षेत्र एरिया के जो लोग होते हैं वो, उनको भी मानव संसाधन में तब्दील करने के लिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। समझ लीजिए। कार्यक्रम अस्थायी सामुदायिक संपत्ति बनाने के लिए ग्रामीण कार्य परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है ना। मतलब अस्थायी सामुदायिक संपत्ति, मतलब पूरे एक समुदाय को संपत्ति बनाया जा रहा है। संपत्ति देखिए, भूमि को भी अच्छे से बेहतर किया जा रहा है, जल को भी, पशुधन को भी, मानव संसाधन, सब पूरे एक समुदाय का विकास किया जा रहा है ना। इस वजह से सामुदायिक संपत्ति, और जो कि समझ लीजिए कि आगे आने वाले 10-15 सालों के बाद का एक आधारशिला रखी जा रही है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि सामुदायिक कार्यक्रम अस्थायी सामुदायिक संपत्ति बनाने के लिए ग्रामीण कार्य परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया गया। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसी कंटिन्यूअस पार्ट है। क्षेत्र के
प्राकृतिक संसाधन आधार के एकीकृत विकास के माध्यम से फसलों के उत्पादन और भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना। अब देखिए इतना बड़ा ये लिखा है, लेकिन इसमें से कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो आपको समझाने का ज़रूरत है, सब पूरा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तथा इन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक ना। कार्यक्रम बेहतर फसल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृषि योग्य भूमि का कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब इसका देखिए, जैसे ये जो कार्यक्रम है, जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है, बेहतर फसल प्रबंधन प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर किसान हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वो अभी जो है बैल से हल और कुदाल यही सबसे अगर खेती कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से अच्छे जो प्रौद्योगिकी हैं उन पे अपडेट किया जाए उनके द्वारा उनको। तो और साथ ही साथ जो कृषि योग्य भूमि है लेकिन कृषि नहीं हो रही वहाँ पे, कृषि योग्य भूमि है, सुनिए, कृषि योग्य भूमि है लेकिन वहाँ पे अभी कृषि नहीं हो रही है, में कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ठीक ना। जैसे कि वहाँ पे अभी थोड़ा मोड़ा पोटास डाई डाल देंगे उस भूमि पे, तो वो एकदम से कृषि लहलहा उठेगी उसमें, लेकिन अभी वर्तमान में वो वाली योग्य नहीं, वहाँ पे कुश, सरपत ये सब जमा हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो अगला पॉइंट पे देखते हैं। भारत 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये है, ठीक है, का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। ठीक है ना। माने 1994 में भारत ने इस संस्था में जो शपथ पत्र होता है उस पर हस्ताक्षर किया था, माने इसका सदस्य बन गया था। आगे बढ़ते हैं। 17 जून को विश्व सूखा एवं मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो संस्था है ना, ये पीछे वाली, ये यूएनसीसीडी, इस संस्था की स्थापना इसी दिन हुई थी। ठीक ना। सो जैसे 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 17 जून को, 19 जून को हम लोगों का पेपर होना है, उसी से 2 दिन पहले है, समझ लो। ये मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो जैसे नाम से स्पष्ट है, सेम वही काम है कि हम लोगों को मरुस्थलीकरण नहीं होने देना भूमि का। 2021 का जो इसका थीम था, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी था। ठीक ना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो कि 1974 में लागू हुआ था। 1974 का मतलब समझ रहे हैं। 1974 अभी भी इमरजेंसी पीरियड चल रहा है। इमरजेंसी किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी ने। और इसके जस्ट पीछे वाला जो प्रवण क्षेत्र वाला था वो 1973 में था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 में आया था। तो आगे देखते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ लिया ना, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे रिकॉल होता रहेगा, कुछ नई चीज़ें, नई जानकारियाँ ऐड होती रहेंगी और बाकी हमारा रिकॉल होता रहेगा और हमें समझाने में आसानी होगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78, देखिए 4 साल चली है। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई ने बंद कर दिया था इसको, 4 साल में बंद कर दिया था, कि मध्य पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य था, माने इसका उद्देश्य था कुछ बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा किया जाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। माने ये एक उद्देश्य था और दूसरा जो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। कुछ बुनियादी जीवन मतलब बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतों को भी पूरा करना, मतलब उस समय लोगों को उनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती वो भी नहीं पूरा हो पा रही थी। समझ लीजिए देश के अंदर कितनी ज़्यादा गरीबी भयावह तरीके से फैली हुई थी। आगे देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन, देखिए ये तो इतना बार हम यहाँ पे बता दिए हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि आपको याद हो गया होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन था, साथ ही साथ रोजगार और न्याय पर केंद्रित थी। ठीक है। इस योजना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ा गया। अब देखिए ये वाला आपका नई जानकारी होगी कि कब जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों को कब जोड़ना स्टार्ट हुआ था? ये 1974 में। कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसे डीपी धर ने तैयार किया था। कौन से?
इस योजना को। डीपी धर, देखो पीछे हमने नहीं बताया था डीपी धर। इसका लक्ष्य था, माने जीडीपी गेन करने का लक्ष्य था हमारा 4.4, और गेन वास्तविक रूप से कितना कर लिए, 4.8। ठीक है ना, सफल तो हो गई है, सफल, ये पूरी तरीके से सफल योजना मानी जाती है। मोरारजी देसाई अगर उनका दिमाग ना खराब हुआ होता, पूरा अगर 5 साल चलने दिए होते, तो भैया ये तो एकदम बढ़िया से बढ़िया रंग ला देती ये वाली योजना। आगे देखते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। देखिए जो पिछले जब योजनाएं हमने पढ़ा था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो गरीबी उन्मूलन का एक वो लक्ष्य रखा गया था, नारा दिया गया था, तो उसके लिए एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया गया था। ठीक है, तो वो उनका क्या लक्ष्य था और क्या प्राप्ति हुई और कौन कौन से थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए तो ये 1975 में आया था। 1973 हमने पढ़ा प्रवण क्षेत्र वाला। 1974 हमने पढ़ा MNP। ठीक है, 1975 अब ये आ गया, ये वाला 1975 में आ गया। भारत में पहले 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा 1975 में हुई। भैया ये पहले काहे कह रहा है, इसका मतलब आगे भी आया होगा। हाँ ठीक, आपने सही सोचा, आगे भी आया है। आगे देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी को जो है मतलब इनके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, शक्ति घाट बोलते हैं। इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में संशोधित किया गया, माने अपडेट किया गया था। ठीक है, माने जब 1975 में लागू किया गया तो 20 थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे अपडेट किया गया। तो पहली बार कब अपडेट किया गया, 1982 में, दूसरी बार 1986 में, तीसरी बार आगे लिखा है 2006 में अपडेट किया गया था। ठीक है, इसी वजह से देखिए यहाँ पे पहले लिखा था। ठीक ना, आगे देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 में कार्यान्वयन। 1986 के जो वर्ष था, उसके वर्ष के अंतर्गत जो कार्यान्वयन था, गुजरात उस समय पहले स्थान पे था सभी राज्यों में। समझे, ये वाली लाइन थोड़ा सा घौच पौच हो गई। देखिए फिर से, 20 सूत्री कार्यक्रम जो थे ये 1986 वाले साल में कार्यान्वयन की दृष्टि से गुजरात नंबर 1 पे था। ठीक ना, गुजरात को नंबर 1 वाला पुरस्कार समझ लीजिए मिला था। केंद्र में इस कार्यक्रम की निगरानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये एक मंत्रालय है, उसी के तहत ये दिया गया है। भैया आप ही जो मंत्रालय है आप ही इसे देखेंगे, इसका पूरा कार्यभार आप ही देखेंगे। भारत सरकार 1 अप्रैल 2007 से संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 लागू कर रही है। ठीक है, माने ये वाला लागू है कब से, 1 अप्रैल 2007 से, जैसे कि हमने पीछे बताया था अभी। अब आगे देखते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु। ठीक है, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आगे देखते हैं। पहला है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का मतलब जो उस समय देश में एकदम गरीबी जो थी पैर पसारे फैली हुई थी, उसको हटाना था, ये लक्ष्य था, ये बिंदु था। जनशक्ति मतलब जो वही मानव संसाधन का विकास करना था, पहचानना था। फिर किसान मित्र क्या होता है, किसान मित्र का मतलब समझ रहे हैं, जो किसानों को समझ लीजिए अप टू डेट करे। अप टू डेट का मतलब उनको नई नई तकनीकियों से परिचित कराए, नए नए बीजों से परिचित कराए, फसल उगाने के नए नए तरीक़ों से परिचित कराए, वो किसान मित्र होता है। ठीक है, और श्रमिक कल्याण का मतलब मजदूर वर्ग का भी कल्याण हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो। फिर खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का मतलब जो है भूखमरी को दूर करना। ठीक ना, आवास मुहैया कराना, बस्तियों में सुधार किया, जो मलिन बस्तियां होती हैं उनमें सुधार करने का जो है ये प्रयास किया जाए। फिर पेयजल की सुविधा को देखा जाए, सुनिश्चित किया जाए, स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाए, शिक्षा हर एक जन तक पहुँचे ये सुनिश्चित किया जाए। ये SCC हो गया है, जबकि SC है। SC ST OBC तथा अल्पसंख्यक का भी कल्याण किया जाए, ये सबका देख रही हर मतलब जो सरकार थी हर एक डायरेक्शन में हर एक व्यक्ति का जो दुख निवारण का सोच रही है। महिला कल्याण देखा जाए। ठीक है, बाल कल्याण देखा जाए, मतलब जो बच्चों का उनका मूल अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार, ये सब हनन ना हो रहा हो कहीं पे। पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का मतलब आप पैसे कमा के ला रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा में बहुत कुछ आ जाता है ना। सामाजिक सुरक्षा का जिससे आप पैसे कमा के ला रहे हैं, ऐसा रात के 11 बजे हैं और आप एकदम डर ही रहे हैं कि हम पैसा जो कमाए हैं वो हमारे घर तक पहुंच ही जाए तो भगवान बहुत भला हो।
मतलब डर रहे हैं कि चोरी ना हो जाए कहीं, मतलब ये ना हो। सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सरकार जो है करे। सड़क की व्यवस्था की जाए, बिजली पानी बराबर पहुंचाया जाए। पिछड़ा क्षेत्र विकास किया जाए, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें विकास करने का पूरा देखा जाए। ई शासन देखा, ई शासन का मतलब ई शासन करने से होता क्या है, भ्रष्टाचार मिनिमम होता है, ठीक है। युवा विकास पे भी ध्यान दिया जाए, मतलब युवाओं को भी नौकरी वोकरी का देखा जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक हमारे कार्यक्रम जो थे ये ख़त्म हो गए हैं। आज हम जो एक्स्ट्रा जो स्टैटिक जीके का पढ़ते हैं, महापुरुष और उनके समाधि स्थल के बारे में पढ़ेंगे। कौन से महापुरुष को कहाँ पे समाधि स्थल स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे और आपके सबके फेवरेट कलाम सर हैं। इनका समाधि स्थल है कलाम स्मारक। नाम से ये स्पष्ट है, कोई इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं हुआ। ये है कहाँ पे, रामेश्वरम तमिलनाडु में। रामेश्वरम तमिलनाडु में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और दूसरे हैं पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका शांतिवन होता है। शांतिवन कहाँ पे है, दिल्ली में है। पंडित नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। देखिए 1965 में युद्ध हुआ था। कौन लड़ा था, मतलब लड़ा था तो इंडिया और पाकिस्तान, जीता कौन था, विजय किसकी हुई थी, भारत की। भारत का पूरा अगर देखा जाए तो नेतृत्व समझ लीजिए प्रधानमंत्री ही तो करता है। तो प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। तो जो बहादुर होता है उसकी विजय होती है। विजय का मतलब विजय घाट हो गया। महात्मा गांधी देखिए नोटों पर अगर कोई राज कर रहा है वर्तमान में तो कौन है वो, महात्मा गांधी। तो इसे राजघाट याद हो जाएगा, ठीक है। मोरारजी देसाई अभय घाट। मोरारजी देसाई का तो हम तो कह रहे हैं अब अभय हटा के भय घाट होना चाहिए था। ऐसे मतलब सबसे बेकार प्रधानमंत्री अब तक के हुए हैं मोरारजी देसाई। ये जो है समझ लीजिए कि मतलब इनका कोई काम ही अच्छा नहीं था जिस पे इनका चर्चा किया जा सके। अच्छा काम था ये, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। महाप्रयाण घाट इनका है, महाप्रयाण घाट, ठीक है। आगे देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, सदैव अटल। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी तो एकदम पावर थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे, समझ लीजिए। राजीव गांधी वीरभूमि। राजीव गांधी समझ लीजिए वीरभूमि। क्यों इसको वीरभूमि कहा गया, इनका जो है मृत्यु जो हुई थी वो टेररिस्ट अटैक में हुई थी, ठीक है। तो जो अगर ये इनको अगर मारना ही था, अगर समझ लीजिए तो कम से कम पीछे से तो वार करके ना मारते। तो ये समझ लीजिए वीर थे, इस वजह से वीरभूमि हो गई। और गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट हो गया इनका, दिल्ली। चौधरी चरण सिंह किसान घाट ये किसानों से रिलेटेड, इसको तो डिस्कस भी किए थे हम लोग। KR नारायणन हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका उदय भूमि है। अंबेडकर जी का चैत्रा भूमि है, अंबेडकर चैत्रा भूमि, ठीक है। अंबेडकर चैत्रा भूमि। आगे देखते हैं जगजीवन राम समता स्थल। बाबू जगजीवन राम समता स्थल है, ठीक है। चंद्रशेखर पूर्व CM है, ये पूर्व PM रह चुके हैं, बलिया के थे। उनका जननायक स्थल नाम है, जननायक स्थल, ठीक है। जो मोरारजी देसाई थे उन्हीं के जस्ट बाद ये चंद्रशेखर जी आए थे। ये एकमात्र ऐसे PM हैं जो कि संसद का कोई सत्र अटेंड नहीं किए हैं। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल है, ठीक ना। IK गुजराल है, स्मृति स्थल है। IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल नाम है इनका, स्मृति स्थल है। संजय गांधी शांतिवन है। देखिए ये हमने यहाँ पे पढ़ दिया ही है, बाकी आपको मैटर मिल गया है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आप काफ़ी फ़ायदा होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसमें हम पढ़े ही हैं, और अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा, और ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में जो कि होगा हमारा थियरी का वीडियो, ठीक है। नहीं, प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ये प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि प्रश्नों की श्रृंखला 7th होगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।